नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तराखंड प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे चमोली से। चमोली हादसे के बाद से तपोवन टनल में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं किस तरीके से कार्य चल रहा है। इस बीच आपको बता दें कि मौके पर रेस्क्यू के कामों का जायजा यहां पर लेने के लिए टनल के अंदर डीएसपी पहुंचे। वहीं डीएसपी ने रेस्क्यू के काम को देखा और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। डीएसपी के साथ मौके पर जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर चमोली में लगातार युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच यहां पर डीएसपी पहुंचे हैं मौके का जायजा लेने, किस तरीके से कार्य चल रहा है और यहां पर जरूरी दिशा निर्देश भी डीएसपी द्वारा दिए गए हैं। तो चमोली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर डीएसपी जायजा लेने पहुंचे, किस तरीके से टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और आगे क्या कुछ करना चाहिए, इन तमाम चीजों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी डीएसपी ने तमाम अधिकारियों को दिए। आपको बता दें कि लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस के जवान लगे हुए हैं। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। टनल में बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं, उनको निकाला जा रहा है। आज भी 4 शव बरामद किए गए हैं, जिनमें से एक शव की शिनाख्त हो पाई है जो कि टेक्नीशियन के रूप में हुई है और 3 का अभी पता नहीं चल पाया है। तो लगातार जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, ऐसे में कोई भी कमी न बरती जाए। लगातार बड़े अधिकारी भी पहुंच रहे हैं निरीक्षण के लिए और जिस तरीके से उत्तराखंड में ये जो प्राकृतिक आपदा आई, ग्लेशियर के टूटने से तमाम लोगों ने अपनों को खो दिया और अपने घर को उजड़ता हुआ खुद अपनी आंखों से देखा। साथ ही साथ इन तमाम चीजों को देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार 8वें दिन भी जारी है। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, कोई भी ना रह पाए, तमाम लोगों को निकालने के प्रयास जारी हैं और टनल के अंदर जो मलबा भरा हुआ है, सबसे बड़ी चुनौती यहां पर इस वक्त अभी रेस्क्यू टीम के लिए ये मलबा ही है, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में ये जो मलबा है ये टनल में फंसा हुआ है, जिसको निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और अब तक कई शव इस टनल में से बरामद किए गए हैं। आज भी 4 शव बरामद किए गए हैं, जिसमें से एक की शिनाख्त हो पाई है जो कि टेक्नीशियन के रूप में हुई है। वहीं 3 की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। तो टनल के अंदर डीएसपी पहुंचे, रेस्क्यू कार्यों का इन्होंने जायजा लिया और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से वो जायजा ले रहे हैं। डीएम भी मौके पर मौजूद है और उन्होंने अधिकारियों को, साथ ही साथ रेस्क्यू टीम को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं किस तरीके से कार्य करने चाहिए और आगे स्थिति को स्थिर किया जाए, इसको लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी, इसको लेकर भी मंथन हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जो नुकसान उत्तराखंड में हुआ है उसकी भरपाई में काफी समय अभी लग सकता है। फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन ही जारी है। 8वां दिन आज हो चुका है इस आपदा को, लेकिन जिस तरीके से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें लगातार जो तमाम लोग फंसे हुए हैं टनल में और बाकी जो लोग लापता हैं उनको भी लगातार तलाशा जा रहा है, जिसको जो तमाम वो लोग जो कि उम्मीद में हैं कि उनको अपने मिल पाएंगे। तो ऐसे में उनकी उम्मीदों को सच साबित करने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। युद्ध स्तर पर ये रेस्क्यू का कार्य चल रहा है। इसको लेकर लगातार जो बड़े अधिकारी हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं, चाहे डीएसपी हो। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर डीएसपी पहुंचे, रेस्क्यू कार्य को उन्होंने जायजा लिया और रेस्क्यू टीम को जरूरी दिशा निर्देश भी यहां पर डीएसपी द्वारा दिए गए। डीएसपी और डीएम मौके का निरीक्षण करने पहुंचे। तो चमोली में प्राकृतिक आपदा का जो कहर बरपा, उससे निपटने के लिए लगातार रेस्क्यू टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है। संजय को हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। संजय, अभी क्या कुछ अपडेट आपके पास, क्योंकि लगातार युद्ध स्तर पर रेस्क्यू कार्य चल रहा है, अभी की क्या कुछ स्थिति?
जी देखिए, 7 फरवरी से लगातार यहाँ पे रेस्क्यू का कार्य चल रहा है। एनटीपीसी की जो इंटेक टनल है उसमें, और अभी आज सुबह जो है करीब 160 घंटे के अथक प्रयास के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम को सुबह 6:30 बजे सफलता मिली है। और टनल से 2 शव सुबह 6:30 बजे और 1 शव करीब 9 बजे के आसपास, कुल मिला के 3 शव जो है इंटेक टनल से अभी बरामद हो चुके हैं, जिनमें से 2 शवों की पहचान हो गई है। जी तो अभी संजय, क्योंकि आप फील्ड पर ही रहते हैं, क्या आपको लगता है कि जो स्थिति है उसको स्थिर होने में और सुचारू रूप से कार्य चलने में कितना समय और लगेगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, इसलिए समय भी बहुत लगेगा। संजय, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी संजय। हेलो हेलो संजय, आप बने रहिए। जी बिल्कुल संजय, आपसे जानकारी। देखिए जी देखिए, जिस तरह से टनल में अभी रेस्क्यू कार्य जारी है और लगातार 100 मिल रहे हैं, 3 शव अभी मिल चुके हैं और 2 की पहचान हो चुकी है, और दोपहर तक अभी और शव मिलने की आशंका, क्योंकि लगातार जिस तरह से डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं, लगातार मलबा, मकिंग और शिष्ट और पानी जो है टनल से रिश्ता जा रहा है, जिसमें उनको शव को निकालने में भी काफी दिक्कतें हो रही है, और आज शाम तक जो है और शव मिलने की संभावना है। जी बने रहिए संजय, आप तो लगातार अपडेट हम आपसे ले रहे हैं, किस तरीके से क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। चमोली में ऋषि गंगा के करीब 7 फरवरी को हुई इस आपदा में एक ही परिवार के 3 नौजवान युवक टनल के अंदर फंसे हैं। इन 3 लड़कों का भी अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। जानकारी के मुताबिक ये तीनों युवा सुरंग के अंदर टी पॉइंट पर ही बोल्टिंग का काम करते थे। यहाँ पर ये वेल्डिंग का काम करते थे और हादसे के बाद इन तीनों का भी अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। एक ही परिवार के तीनों युवाओं के सुरंग में फंसे होने के चलते परिवार में मातम फैला हुआ है। संजय हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। संजय, ये जो वैसे भी कंपनी उल्टा काम कर रखा है। जो आगे से टनल खुलता है वो ओपन कर रखा है, ओपन में टनल ओपन नहीं होता, बाहर एडिट से आदमी भेजा जाता अंदर। ये तो कंपनी खुद गलती कर रखी है। दूसरे में ये बैराज तो बंद होने नहीं चाहिए, बैराज बंद करने का क्या मतलब है? सही बात तो ये है। अब मैं तो हूँ परेशान, मेरे गांव के 80 आदमी और मेरे पीछे परेशान है यहाँ 3 दिन से। अब आ रहे हैं शासन प्रशासन, वहाँ भीड़ लगा दे रहे दरवाजे पे, काम होगा कैसे? वो तो सब तो अपनी रोटी के चक्करों में क्या हमारा कैसे टिया बातें बने, वो तो अंदर काम करने ही नहीं दे रहे। पूरा एक आ रहा दूसरा आ रहा, मीडिया वाला तो वह 24 घंटे खड़े हो रखे हैं, आदमी कैसे काम करेगा? संजय हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर, लगातार बने हुए हैं। संजय, ये जो त्रासदी है इसने बहुत नुकसान किया, बहुत लोगों ने अपनों को खोया, अपने घर को उन्होंने खो दिया। ऐसे में एक ही परिवार के 3 युवाओं का चला जाना, ये जो दर्द है, ये असहनीय दर्द, असहनीय पीड़ा है। जी बिल्कुल, देखिए जो ये 3 युवा आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जोशीमठ के सुदूरवर्ती गांव जो किमाड़ा, यहाँ पे सड़क संचार से लेकर हर एक की सुविधाएं नहीं होती है, और अधिकतर यहाँ पे बेरोजगारी है, लोग पलायन किए हुए हैं, और बमुश्किल ये 3 लोग जो है एक ही परिवार के 3 चिराग हैं, और वेल्डिंग का काम एक ठेकेदार के तहत यहाँ पे कंपनी में करते थे, और 35 लोगों में इनका भी नाम यहाँ पे, और इनके भी अभी डेड बॉडी नहीं मिली। और लगातार पिछले 7 दिनों से लगातार इनके परिजन जो है टनल के बाहर 24 घंटे अपने बच्चों की सलामती के लिए इंतजार कर रहे हैं। और जब आज सुबह सूचना मिली कि डेड बॉडी मिलने लग गए, तो इनका जो एक आज की जो विश्वास था वो भी टूट चुका है। इनके गांव में कोहराम मचा हुआ, क्योंकि 19 परिवार, छोटा संयुक्त परिवार है, 19 लोगों का परिवार है, और 19 परिवार के ये 3 चिराग जो है मेहनत मजदूरी के लिए 20 से 21 वर्ष की इनकी उम्र है, और मेहनत मजदूरी के लिए इस टनल में काम करते थे। जी चलिए, शुक्रिया आपका संजय तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो वहीं ऋषि गंगा में ग्लेशियर टूटने से 7 फरवरी को आए सैलाब के बाद अब तक रेस्क्यू लगातार जारी है। इस बीच नीति घाटी के कई गांवों को संपर्क भी यहां पर टूट गया है, जबकि टनल के अंदर कई लोग फंसे हुए हैं। इस बीच पिछले 6 दिनों में लगातार चल रहे रेस्क्यू के बाद एक एक करके शव मिल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अब फिर 2 शव टनल के अंदर से निकाले गए हैं और 4 शव नजर भी आ रहे हैं। इस बीच जेसीबी की मदद से लगातार टनल के अंदर से मलबा निकाला जा रहा है और
अब जानकारी मिली कि जिस टनल में मलबा साफ किया जा रहा है उसके नीचे एक और टनल है और उसकी ड्रिलिंग का कार्य भी अब चल रहा है। तो वही आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर ने एक बयान जारी करके आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह का आभार जताया है। दरअसल राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान उत्तराखंड के चमोली में आई प्राकृतिक आपदा का जिक्र संजय सिंह ने किया और केंद्र सरकार से हादसे में पीड़ित 2 लाख की जगह कम से कम 25-25 लाख रुपए की मुआवजा देने की मांग की थी। वहीं आपदा से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने की बात भी कही थी। इस पर अब आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने संजय सिंह का शुक्रिया अदा किया है। जब कोई सांसद चुना जाता है किसी संसदीय क्षेत्र से तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसके संसदीय क्षेत्र में या उसके प्रदेश में कोई बड़ी आपदा आई हो, उस बात को वो राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह मजबूती से उठाए जहां भी उसे मौका मिले। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि जो उत्तराखंड के हमारे सांसद हैं, सारे के सारे बीजेपी के सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा में है चाहे लोकसभा सांसद हैं, वे केवल अपनी पार्टी का गुणगान करते हैं वहां पे कि मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। अरे भाई, ये मौका गुणगान करने का नहीं है। हमारे सांसद जो संजय सिंह जी हैं उनसे कुछ सबक सीखिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये उत्तराखंड के लिए अच्छे संकेत नहीं है और जिस प्रकार से ये चमोली में जो त्रासदी हुई है, आपदा आई है, तो इसमें अभी भी जितने लोगों की तो हताहत हुई है, इतने लोगों के लिए सरकार ने अपनी तरफ से ऐसा कुछ किया नहीं है। क्योंकि इनको जो मुआवजा दिया जा रहा है ये बहुत ही तुच्छ मुआवजा है, क्योंकि जिसके परिवार का मुखिया खोया है, जो बेचारा लेबर का काम करता है, तो 2 लाख रुपये राज्य सरकार की तरफ से और 2 लाख रुपये केंद्र सरकार की तरफ से उसको मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि अनुचित नहीं है। क्योंकि आज की स्थिति और परिस्थिति में बहुत ही कम मुआवजा है। तो वहीं रुड़की के लक्सर में आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दौरा किया। इस दौरान हरीश रावत ने लक्सर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और 2022 में होने वाले चुनाव की तैयारियों को परखा। इस बीच चमोली हादसे के बीच बनी झील को लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और इस मामले में भी काफी देर तक लापरवाही करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही किसानों को लेकर हरीश रावत ने कहा कि किसान से, जवान से और नौजवान से जो भी लड़ा है उसका घमंड चूर चूर हुआ है। और हरीश रावत ये कहते नजर आए कि सरकार को तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। इसके साथ ही रावत ने सीएम कैंडिडेट का चेहरा घोषित करने को लेकर सुझाव दिया कि इस बार राज्य के लोगों को ही सीएम कैंडिडेट का नाम चुनने का मौका दिया जाए। भगवान से, किसान से, नौजवान से जो लड़ा है उसका घमंड चूर हुआ है। और ये सरकार भी यदि सोच रही है कि ये किसान को झुकाएगी तो ये गलत फहमी में है। इनका घमंड चूर होगा। इनके लिए एक ही रास्ता है कि तीनों कानूनों जिन्हें किसान अपने हित के खिलाफ समझ रहे हैं, ये उनको वापस लें। 3 कानूनों के रहते उसकी खेती और उसके बच्चे का भविष्य चौपट है। अर्शद हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अर्शद, पूर्व सीएम हरीश रावत यहां पर एक बार फिर तंज कसते हुए नजर आए हैं प्रदेश सरकार पर। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि 3 कृषि कानून जो है वो सरकार वापस ले और जो झील बनी है इस आपदा के बीच उसको लेकर भी उन्होंने तंज कसा है सरकार पर। हाँ, बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक तरह से सरकार को घेरते हुए नजर आए पूर्व सीएम हरीश रावत। रुड़की दौरे पर रहे और उन्होंने ये भी कहा कि कृषि बिल जो लागू किया गया है उसको वापस लेना होगा, नहीं तो किसानों से लड़ना काफी भारी पड़ जाएगा सरकार को आने वाले चुनाव में। कहीं ना कहीं किसान जो है सरकार को उसको अपना रास्ता दिखा देंगे। तो एक तरह से तंज भी कसा है कई मामलों को लेकर। तो बड़े तंज भरे लहजे में आज उन्होंने यही जाहिर किया है कि सरकार को अब किसानों से लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक किसान या भगवान से सरकार या कोई भी व्यक्ति लड़ा है तो उसको कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ी है। तो एक अगर बात की जाए तो बहुत बड़े तंज
सरकार पर इन्होंने कसने का काम किया है। बिल्कुल अर्षद, और यहाँ पर जिस तरीके से देखा ये जा रहा था, जब से उत्तराखंड में आपदा देखी गई उसके बाद से विपक्ष थोड़ा शांत था और यहाँ पर एकजुट होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी लगभग 7 से 8 दिन बीते हैं, उसके बाद अब अचानक से इस तरीके से विपक्ष का सामने आ रहा और इस तरीके से प्रदेश सरकार पर तंज कसना, क्या ये जल्दबाजी नहीं है? देखिए, जिस तरह से हरीश रावत समय समय पर सरकार को घेरते नजर आए हैं, इस बार भी वो रुड़की के दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने भी इस बार भी सरकार को घेरा। हमेशा उनका यही रवैया रहता है, जब भी यहाँ पर पहुंचते हैं तो सरकार पर तंज जरूर कसते हैं और उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे पर घेरते जरूर है। मोनिका, चलिए, शुक्रिया आपका अर्षद तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो वहीं लाल कुआं में कांग्रेस कमेटी की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विधानसभा प्रभारी विजय चंद्रा शामिल हुए। वहीं बैठक के बाद उन्होंने बताया कि जल्द ही वार्ड कमेटियों का गठन किया जाएगा और उसके बाद बूथ प्रभारी की नियुक्ति करके उन्हें भी जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा बैठक में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। साथ ही ये बताया गया कि बूथ प्रभारी अपने पूरे बूथ पर घर घर जाकर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। इसके साथ ही मीटिंग में आने वाले समय में बीजेपी सरकार को अलग अलग मुद्दों पर कैसे घेरना है, इस रणनीति पर भी चर्चा की गई है। वहीं कांग्रेस ने आने वाले समय में बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल समेत कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरने का प्लान तैयार किया है। गैस चूल्हा हो गया। हमारे लालगांव में आज हमारे लालगांव बैठक है, लालगांव शहर की, तो हमारे यहाँ भी बूथ की लिस्ट बन चुकी है और आगामी चुनाव में हम पूरी तन मन से ये विधानसभाओं को 100% जिताएंगे। और इसके साथ ही पूरे उत्तराखंड में हमारे, ये नहीं कि आप सीएन समझे कि लालगांव में हो रहा है, लालगांव विधानसभा में हो रहा है, ये पूरे प्रदेश में हमारी बिल्कुल लगातार मीटिंगों का दौर चला हुआ है। माननीय हमारे प्रभारी जी देवेंद्र यादव जी के दिशा निर्देश में तो हमारे पूरे उत्तराखंड में ये हमारी मीटिंगों की लहर है। और हम लोग इस समय, अब देखिएगा, आप अब 3 महीने बाद देखिएगा, 3 से 4 महीने के बीच देखिएगा, सब कुछ आपको नज़र आएगा। जो आप लोग जो दिखा रहे हैं, ये बाकी लोग ये दिखाते नहीं, क्योंकि पेपर और न्यूज सब इन्हीं लोगों के हैं। धरातल पे क्या कार्य हो रहा है ये आपको स्वयं दिखेगा। तो उत्तराखंड सरकार से बीजेपी विधायकों की नाराजगी समय समय पर चर्चा में रही है। इसी कड़ी में अब काशीपुर के बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा का भी नाम जुड़ गया है। विधायक हरभजन सिंह चीमा ने किसानों के मामलों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ बकायदा मोर्चा खोल दिया है। हरभजन सिंह ने किसानों के धान मूल्य का भुगतान न होने पर अपनी नाराजगी जताई। वहीं विधायक ने पत्रकारों से साफ कह दिया है कि वो सरकार के इस रवैये से नाराज हैं। काशीपुर में अतिक्रमण अति अधिक हो चुका है, इसको हटाया जाए। और डीजीपी महोदय ने यह भी कहा कि पुलिस को मैं निर्देशित करता हूं कि अतिक्रमण को फटाफट हटाया जाए। इसके लिए मैं पुलिस को इनाम भी दूंगा। लेकिन खेद का विषय है कि अब तक काशीपुर के किसी भी स्थान से जरा सी भी क्रिया हटाए जाने की नहीं की गई है, जो अत्यंत खेद का विषय है। तो वहीं सितारगंज में विकास प्राधिकरण को खत्म करने की मांग को लेकर व्यापारियों ने नगर के मेन चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापार मंडल के महामंत्री राजीव गुप्ता ने कहा कि सरकार ने 4 जिलों में विकास प्राधिकरण को खत्म कर दिया है, लेकिन कई जिलों में खत्म नहीं किया गया। वहीं धरने कर रहे लोगों ने विकास प्राधिकरण तराई में भी खत्म करने की मांग की है। विकास प्राधिकरण खत्म करने की मांग पर नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने भी अपना समर्थन दिया है। पालिका अध्यक्ष दुबे ने कहा कि विकास प्राधिकरण की मार हर कोई सह रहा है। ये देखिए कि आम जनता इतनी त्राही हो गई है, परेशान हो गई है। उसके बाद अभी कुछ दिन पूर्व हमने सुना था कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार का ये बयान आया था कि वो, उनका कहना ये था कि पहाड़ों में नहीं, प्लेन में भी जो है कि विकास प्राधिकरण को स्थगित कर दिया गया है। जबकि
ऐसा कोई गजट, ऐसा कोई शासनादेश अभी तक जो है कि देखने को नहीं मिला है। तो इस तरीके से अगर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, इस तरीके से धोखा देने की स्थिति को साफ करा जाए। और उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से आज हमने ये जो है कि धरना प्रदर्शन करके ये आह्वान किया है कि आप उसको बिल्कुल स्थिति को साफ करें और शासनादेश गजट की कॉपी को साफ करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से 27 जनवरी के जो उनके बयान थे माननीय मुख्यमंत्री जी के, तो उन्होंने 9 जिलों में इसका अध्यादेश लागू करा था, आ गया है। और हमारे जो 4 जिले थे, नैनीताल जिला, उधमसिंह नगर, देहरादून एवं हरिद्वार जिला, इन 4 जिलों के साथ उन्होंने सौतेला व्यवहार करा था। जब ये पूरी तरह से मांग हमारी तरह में मतलब मांग बहुत ज़्यादा हल्ला होने लगा है, तब आकर के इन्होंने 4 जिलों की मांगों का मतलब कहा कि मतलब इसको भी हम इसमें सम्मिलित कर लेते हैं। लेकिन 17 दिन होने के पश्चात भी अभी तक इसका कोई भी अध्यादेश एवं कोई भी जियो इसका हमारे क्षेत्र में नहीं आया। मेरी कल भी एसडीएम कार्यालय में बात हुई थी कि किसी प्रकार का कोई भी जियो हमारे पास नहीं आया। इन्हीं सबको मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और हम चाहते हैं कि इसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। तो वहीं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना से प्रभावित 4 गांव के काश्तकारों ने आज रेलवे विकास निगम और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे ने काश्तकारों को अभी तक भूमि का मुआवजा पूरी तरीके से नहीं दिया है और न ही भूमि प्रभावितों को रोजगार दिया गया, जिससे नाराज ग्रामीणों ने आज रेलवे द्वारा किए जा रहे कार्य को रुकवा दिया। काश्तकारों को भूमि का मुआवजा नहीं मिला है, जिसकी वजह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। हमारी मांग है सबसे पहले रोजगार के, युवाओं के लिए रोजगार है। क्योंकि जब यहाँ पे सबसे पहले रेलवे का कार्य प्रारंभ हुआ था तो हमारा टाइप आरवेल से हुआ था। आरवेल ने हमको कहा था कि आपको मुआवजे के साथ परिवार में प्रत्येक को एक नौकरी मिलेगी, जिसका कि अभी तक यहाँ परिवार में नौकरी नहीं मिली है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो रेलवे में पैसा जो है गाँव वालों का ही तो फंसा पड़ा था, जिसके लिए कि हम लोगों ने प्राधिकरण देहरादून में केस चला था, लेकिन वहाँ 5 महीने से सुनवाई नहीं हो पा रही, क्योंकि वहाँ पे अभी तक सरकार ने कोई जज अपॉइंट नहीं किया हुआ है। क्या चाहते हैं आप लोग? तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले सरकार गाँव के युवाओं को रोजगार दे और जिनका ये पैसा फंसा पड़ा है जमीन का वो दिलवाए और वहाँ पे तुरंत जो है जज की नियुक्ति की जाए प्राधिकरण का। हमारी जन सुनवाई थी जो नए भूमि अधिग्रहण के संबंध में, जो हमारी पिछली भूमि थी उसके पैसे अभी आज तक हमको मुआवजा कुछ जमीनों का नहीं मिला है। और हमारे रेलवे ने हमसे ये कहा था कि हम प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक प्रभावित परिवार को एक नौकरी देंगे, लेकिन आज तक भी उस पर भी अमली जामा पहनाया जा रहा है। और जिला प्रशासन के लोग सोए हुए हैं, हमारी मांगों को नहीं सुन रहे हैं। और जो ये हमारे रोजगार में आज तक रोजगार भी नहीं मिल पाया है। तो वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से हरिद्वार का व्यापारी आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। हरिद्वार के व्यापारियों ने कांवड़ मेले को बहाल करने के लिए प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और मेला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। हरिद्वार में आर्थिक मंदी से जूझ रहा है व्यापारी और इसी को लेकर कंधे पर कांवड़ रखकर प्रदर्शन किया गया। शिवरात्रि के महापर्व पर कांवड़ मेला शुरू करने की मांग इन व्यापारियों की तरफ से की गई है। रुड़की राज्य के उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान संगठन का विस्तार करने पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही अधिकारियों ने अगले 3 सालों के लिए जिला और महानगर रुड़की की कार्यकारिणी की घोषणा की। और वहीं व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री ने बताया कि जिला अध्यक्ष पद पर अनुज अग्रवाल और जिला महामंत्री के लिए आदर्श कपानिया के नाम की घोषणा की गई। वहीं महानगर अध्यक्ष पद पर धीर सिंह और महानगर महामंत्री के लिए दीपक अरोड़ा को चुना गया है। इसके साथ ही अन्य पदों पर भी व्यापारियों को दायित्व सौंपे गए हैं। इस दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र और मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया गया। तो वहीं नैनीताल के कोटाबाग में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को बड़ा तोहफा मिला है। डोला विकास खंड में बने इस स्कूल में स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत अंतर्गत 67.96 लाख की लागत से 5 कमरों का भवन मिला है। इस भवन का लोकार्पण वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने किया। इस दौरान इलाके के लोगों और जनप्रतिनिधियों ने फूल मालाओं से मंत्री यशपाल आर्य और विधायक संजीव आर्य का स्वागत किया। वहीं विधायक संजीव आर्य ने नई क्लासेस में फर्नीचर लगवाने के लिए विधायक निधि से 2 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया है।
देखिए, आज डोलार यार्ड में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण हुआ है। यहाँ पर विद्यालय पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त था और यहाँ के स्थानीय अभिभावकों की मांग थी, उसको दृष्टिगत रखते हुए लगभग 68 लाख की लागत से इस भवन का निर्माण हुआ है और मुझे विश्वास है कि इस भवन के निर्माण के उपरांत जो हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं हैं। चलिए अब खबर डोईवाला से है, जहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री देहल की पोती उत्तराखंड में फिल्म और एल्बम शूट करने वाली हैं। आज शाम तक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी अभिनेत्री सुमिता दहल। फिल्म अभिनेता अर्जुन बिजलानी के साथ वो नजर आएंगी। तो उत्तराखंड की वादियों में होगी फिल्म और एल्बम शूट। डोईवाला में शूटिंग करेंगी अभिनेत्री सुमिता दहल। नेपाल के प्रधानमंत्री की बेटी हैं सुमिता दहल। तो अब नेपाल के प्रधानमंत्री दहल की पोती उत्तराखंड में फिल्म और एल्बम शूट करेंगी। आज शाम 4 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी अभिनेत्री सुमिता दहल। फिल्म अभिनेता अर्जुन बिजलानी के साथ वो नजर आएंगी। अब खबर पौड़ी से, जहां पर एसएसपी ने पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत जनपद के थानों और पुलिस लाइन में एक दिन जवानों के लिए मेस में स्थानीय पहाड़ी भोजन बनाया जाएगा। तो पौड़ी में थाना सतपुली की एसएसपी की अनूठी ये पहल देखने को मिली, जहां पर पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ये पहल की गई है। पुलिस लाइन के जवानों के लिए परोसा जाएगा अब पहाड़ी भोजन। मेस में परोसा गया पहाड़ी भोजन, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। तो वहीं मसूरी में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। कुछ दिनों तक निकली धूप के बाद अब एक बार फिर मसूरी में घने बादल छा गए हैं। वहीं बादल छाने के साथ ही मसूरी के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इस बीच ठंड से बचने के लिए लोगों को अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा। इस बीच स्थानीय लोगों को एक बार फिर मसूरी और आसपास के इलाकों में बर्फबारी की उम्मीद है। लोगों की माने तो अगर मसूरी में बर्फबारी होती है तो उससे मसूरी में पर्यटक भी आएंगे। मौसम का तो एक्चुअली वैसे प्रेडिक्शंस तो थी नहीं, ऑल ऑफ ए सडन ऐसा जो मिजाज है मौसम का बदल गया। कल तक तो बिल्कुल ही एकदम सनी डेज थे, पर आज सवेरे से ही थोड़ा हल्का फुल्का क्लाउडी था और अब जो है ना कोहरा पूरा छा गया है। एकदम से मौसम ने करवट बदल दी है और ठंड बढ़ चुकी है। थोड़ा मौसम परिवर्तित हुआ है और आज आप देख सकते हैं कि अचानक से पूरा मौसम बदल गया है। काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुकी है। सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग आग सेक रहे हैं। अब लगता तो ऐसा है कि इस ठंड के कारण शायद मसूरी में फिर से एक बार बर्फ़ पड़े। हम यही उम्मीद लगा सकते हैं कि ठंड बढ़ने के कारण यहाँ पर हमेशा बर्फ़ पड़ती है। एक और बार मसूरी और पर्यटकों को बर्फ़ देखने को मिल सकती है।